11 सितंबर 2001 एक ऐसा खौफनाक दिन जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया। एक ऐसा दिन जिसने शायद हमेशा के लिए दुनिया को बदल कर रख दिया। 20 साल के बाद आज भी उस दिन का असर आज के दिन तक आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि किन मायनों में इस एक दिन ने आपकी जिंदगी पर इम्पैक्ट डाला है। आइए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। 11 सितंबर की सुबह का वक्त था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 टेक ऑफ करती है बोस्टन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। इस फ्लाइट की डेस्टिनेशन लॉस एंजलिस है। करीब 92 लोग इस हवाई जहाज में सवार हैं, जिनमें से 11 क्रू मेंबर्स हैं और 81 पैसेंजर्स हैं। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के करीब 15 मिनट के बाद पता चलता है कि इन 81 पैसेंजर्स में से एक्चुअली में 5 हाईजैकर्स हैं। ये हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, पैसेंजर्स को ओवरपावर करके जबरदस्ती कॉकपिट में घुसते हैं। इनमें से एक इंसान मोहम्मद अता है, जो एज ए पायलट ट्रेंड है, इजिप्शियन नेशनलिटी है और 23 साल का है। ये पायलट और को पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीनता है और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ उड़ाता है। दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त की बड़ी ही मॉन्यूमेंटल हिस्टोरिक बिल्डिंग्स थी अमेरिका में, और एक वक्त में ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स हुआ करती थी। ये न्यूयॉर्क की शान थी। ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो नॉर्थ टावर था उसमें ले जाकर क्रैश कर दिया जाता है हाईजैकर्स के तहत। ये क्रैश होता है सुबह के 8:46 पर। उस वक्त के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो उस वक्त एक फ्लोरिडा के स्कूल को घूमने जा रहे थे। रास्ते में थे वो और उनके जो व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन तक जब खबर पहुंचती है इस क्रैश की, वो जॉर्ज बुश को बताते हैं और बुश को यकीन नहीं होता। वो कहते हैं ये तो अनबिलीवेबल है, क्या ऐसा कोई कर भी सकता है? वो कहते हैं श्योरली वो जो पायलट है उसे कोई हार्ट अटैक आया होगा, तभी ये प्लेन इस बिल्डिंग में क्रैश कर गया, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसके सिर्फ 17 मिनट बाद पता चलता है कि यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को भी हाईजैक किया जा चुका है 5 हाईजैकर्स के तहत। एक बार फिर से हाईजैकर्स पायलट्स को ओवरपावर कर देते हैं और प्लेन का कंट्रोल छीन लेते हैं। क्योंकि सिर्फ 17 मिनट बाद पहले क्रैश किए हाईजैकर्स एक बार फिर से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ इशारा करते हैं और साउथ टावर में प्लेन ले जाकर क्रैश कर देते हैं। दूसरा क्रैश दूसरे टावर में। इस वक्त तक यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश स्कूल पहुंच चुके होते हैं और एक क्लासरूम में मौजूद होते हैं सेकंड क्लास के बच्चों के साथ। वो एक रीडिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। इसका नाम होता है द पेट गोट। इस वक्त इनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, एंड्रयू गैड, वो क्लासरूम के अंदर बीच में घुसते हैं और धीरे से उनके कान में कहते हैं अमेरिका इज अंडर अटैक। लेकिन जॉर्ज बुश इस क्लासरूम में बैठे रहते हैं। वो अपनी रीडिंग एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखते हैं और अगले 7 मिनट तक एक्सरसाइज चलती रहती है। बच्चों के साथ वो बातचीत करते हैं, फोटोज लेते हैं बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ बच्चों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये 7 मिनट बड़े क्रिटिकल हैं, क्योंकि इन्हीं 7 मिनटों में दुनिया भर में खबर फैल चुकी है कि 2 प्लेन्स क्रैश हो चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं जॉर्ज बुश को इस चीज को लेकर कि क्यों नहीं इन्होंने फौरन एक्शन लिया, जब पता था कि 2 प्लेन्स हाईजैक हो चुके हैं, अमेरिका पर हमला हो रहा है, क्रैशेस हो चुके हैं, फिर भी वो इतने मिनटों तक क्लासरूम में ही रहे, इस चीज को इग्नोर किया। दूसरे प्लेन क्रैश के कुछ ही मिनटों बाद खबर आती है दोस्तों कि 2 और प्लेन्स हाईजैक हो चुके हैं। एक है अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77, जिसने वॉशिंगटन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था। लॉस एंजलिस जा रही थी ये फ्लाइट और इस प्लेन में भी 5 हाईजैकर्स होते हैं। दूसरी फ्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93, न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जाने वाली फ्लाइट। इसमें 4 हाईजैकर्स हैं अपरेंटली। इन दोनों फ्लाइट्स को टर्न कर दिया जाता है, रीरूट कर दिया जाता है वॉशिंगटन डीसी की तरफ। वॉशिंगटन डीसी दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटल है। वॉशिंगटन डीसी से थोड़ी बाहर मौजूद है यूएसए की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की हेडक्वार्टर की बिल्डिंग, जिसे नाम दिया जाता है पेंटागन। पेंटागन भी अपने आप में एक बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है दोस्तों। फ्लाइट 77 को हाईजैकर्स उसकी तरफ मोड़ देते हैं और फ्लाइट 77 को इस पेंटागन की बिल्डिंग में क्रैश कर देते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तीसरे क्रैश के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी एयर स्पेस को शट डाउन किया जा चुका है। जितने भी हवाई जहाज हवा में मौजूद थे, सबको ऑर्डर दे दिया जाता है कि वो अपने नियरेस्ट मौजूद एयरपोर्ट पर लैंड कर दें। 9:37 पर यह तीसरा क्रैश होता है पेंटागन की बिल्डिंग में, जिसकी वजह से पेंटागन बिल्डिंग का काफी हद तक का हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। 9:59 साउथ टावर में जो प्लेन क्रैश हुआ था
उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई थी। आग और क्रैश की वजह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कमजोर हो गया और इस वक्त में पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स कर गई। साउथ टावर नीचे गिर गया। इसी दौरान चौथे हाईजैक प्लेन का डर सबको सताने लगा। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 जो चौथा प्लेन था हाईजैक होने वाला, लोगों को डर लगने लगा कि कहां पर ये हाईजैकर्स इस प्लेन को क्रैश करवाएंगे। ये सस्पेक्ट किया गया कि ये प्लेन क्रैश एक्चुअली में व्हाइट हाउस में या फिर यूएस के कैपिटल में करवाया जाएगा। अब व्हाइट हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है यूनाइटेड स्टेट्स की, क्योंकि ये यूएस के प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है। वहां पर यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल बिल्डिंग भी यूएस फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव सीट है। तो बेसिकली आप कैपिटल हिल को इंडियन पार्लियामेंट से कंपेयर कर सकते हैं, ये इसके इक्विवेलेंट है। तो ये सस्पेक्ट किया गया था चौथे प्लेन का टारगेट या तो व्हाइट हाउस होगा या फिर ये कैपिटल हिल की बिल्डिंग होगी। दूसरी तरफ इस हवाई जहाज में जो लोग मौजूद थे, जब प्लेन हाईजैक हुआ तो इनमें से कुछ लोगों ने अपने फोन्स को टर्न ऑन कर दिया। इन्हें अपने फैमिली मेंबर्स की फोन कॉल्स आने लगी, जिन्होंने उन्हें बताया कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। अमेरिका में 3 प्लेन्स क्रैश किए जा चुके हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हो रहा है और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स भी किया जा चुका है। जल्द ही इस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स ने रियलाइज कर लिया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इनका प्लेन भी हाईजैक हो चुका है और बाकी हाईजैक प्लेन्स को जैसे क्रैश करवाया गया है, इनका प्लेन भी जल्द ही क्रैश करवाया जा सकता है। इनके सामने ज्यादा कोई ऑप्शंस नहीं थे, या तो ये बैठे बैठे हाईजैकर्स को देखते रहते कि कैसे वो इस प्लेन को भी क्रैश करवा देंगे, या फिर ये हिम्मत उठाते इन हाईजैकर्स से लड़ने की। और इन लोगों ने दोस्तों हिम्मत दिखाई इन हाईजैकर्स से लड़ने की। यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 में बैठी आम आवाम ने फाइट बैक करना शुरू किया हाईजैकर्स के अगेंस्ट। प्लेन में अल्लाह मच गया। अब आगे की कहानी दोस्तों इतनी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली में हुआ क्या। ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर मौजूद है उस वक्त की प्लेन की, आज के दिन भी आप इन्हें सुन सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली हम नहीं जानते कि जो पैसेंजर्स फाइट बैक कर रहे थे वो एक्चुअली में कॉकपिट तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, वो हाईजैकर्स को ओवरपावर कर पाए या नहीं कर पाए, ये हम नहीं जानते। लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि पैसेंजर्स ने लड़ने की कोशिश की और ये प्लेन इवेंचुअली में क्रैश लैंड हो गया एक फील्ड पर, एक खाली खेत में। तो एक चीज तो पक्की है, पैसेंजर्स की बहादुरी की वजह से बहुत से लोगों की जानें बची हैं। यहाँ पर 10:28 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है। जब तक ये खौफनाक सुबह दोपहर में बदलती है अमेरिका के लिए, पता चलता है कि इन टोटल 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इन अलग अलग इंसिडेंट्स में और 6000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। कई पेंटागन में मारे गए तो कई इन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स में, तो कई लोग जो भी प्लेन में मौजूद थे। इस हमले के पीछे सस्पेक्ट किया जाता है कि उसामा बिन लादेन और टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन इस 9/11 अटैक के कुछ ही दिनों बाद उसामा बिन लादेन स्टेटमेंट देता है कि मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वो डिनाई कर देता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन 2004 में जब यूएस के इलेक्शंस होते हैं, इस इंसिडेंट से करीब 3 साल बाद एक पब्लिक टेप रिकॉर्डिंग जारी की जाती है उसामा बिन लादेन के तहत, जिसमें वो सारी एक्नॉलेजमेंट लेता है इस हमले की। उसामा अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन देता है कि इन हमलों को कराने के पीछे अलकायदा के कई मोटिवेशंस थे। यूएसए जो मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर करने लग रहा था, इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, लेबनान में जो हो रहा था मुस्लिम्स के अगेंस्ट उसे सपोर्ट करने लग रहा था, चेचनिया में रशिया को सपोर्ट कर रहा था मुस्लिम के अगेंस्ट क्राइम्स में, इराक के अगेंस्ट जो सैंक्शंस डिक्लेयर कर रहा था यूएस, सऊदी अरबिया के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहा था यूएस, अपने ट्रूप्स को भेज रहा था सऊदी अरबिया में। ऐसे कई रीजंस उसामा के तहत लिस्ट डाउन किए जाते हैं, जो कहता है कि इसलिए हमने अमेरिका पर हमला किया। हम बेसिकली अमेरिका को सबक सिखाना चाहते थे इन चीजों की वजह से। इन सब रीजंस का बेसिकली मेन कंक्लूजन यही था कि कैसे मुस्लिमों पर जुल्म और सितम होने लग रहा है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि आगे की कहानी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है इस चीज को लेकर। 9/11 कमीशन रिपोर्ट एक पाकिस्तानी टेररिस्ट खालिद शेख मोहम्मद को प्रिंसिपल आर्किटेक्ट बताती है इन हमलों का। यही इंसान इन्वॉल्व था 1993 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बॉम्बिंग में भी। इसको और 4 और अक्यूज लोगों को गुआंतानामो बे जेल में डाला जाता है, जहां पर यह आज के दिन तक है ट्रायल अंडरगो कर रहा है। दूसरी तरफ उसामा बिन लादेन को फाइनली मार दिया जाता है मई 2011 में। लेकिन शायद सबसे जरूरी यहाँ पर जानना यह है कि एक आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा इन हमलों का।
और यहाँ पर मैं सिर्फ अमेरिकन आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं दुनिया भर के आम लोगों की बात कर रहा हूँ। आप सोच नहीं सकते कि किस किस लेवल तक इम्पैक्ट पड़ा है इन हमलों का। इस 9/11 के अटैक के सिर्फ 6 हफ्तों बाद एक पैट्रियट एक्ट पास किया गया जल्दी जल्दी में यूएस कांग्रेस में। कई पॉलिटिशियंस जो पार्लियामेंट में मौजूद थे यूएसए के, उन्होंने इस बिल को पढ़ा तक नहीं था। ना कोई डिस्कशन हुई ढंग से, ना कोई अमेंडमेंट्स हुई, बस इस पैट्रियट एक्ट को पास कर दिया गया। इस एक्ट में क्या खास बात थी? ये एक्ट यूएस गवर्नमेंट को भरपूर पावर देता था, अथॉरिटी देता था यूएस की हुकूमत को कि वो अपने ही लोगों पर स्पाई कर सके, वो सीक्रेटली एक्सेस कर सके किसी भी किताबों को, रिकॉर्ड्स को, पेपर्स को और डॉक्यूमेंट्स को। साथ साथ जुडिशरी की पावर इन्होंने कम कर दी और ये एक्ट हर किसी को कवर करता था। लोगों ने पॉइंट आउट किया कि कैसे हुकूमत ने बेसिकली पैट्रियट एक्ट का इस्तेमाल किया, टेररिज्म थ्रेट को एज एन एक्सक्यूज इस्तेमाल किया अपने डिसेंडर्स को साइलेंस करने के लिए। मतलब जो लोग हुकूमत की अपोजिशन में बोल रहे थे उनकी आवाज बंद कराने के लिए। 9/11 के करीब 12 साल बाद विसिल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडाउन एक भयंकर एक्सपोज करते हैं इस चीज को लेकर। दुनिया भर में खबर फैलती है कि किस तरह से यूएस गवर्नमेंट सर्वेलेंस कर रही है, स्पाई कर रही है, एनएसए फोन रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करने लग रही है। डेली कस्टमर से बिना किसी वारंट के, बिना किसी एविडेंस के, लोगों को बिना बताए किसी पर भी स्पाई कर सकती थी हुकूमत, और करती थी। 9/11 के बाद दोस्तों एक और चौंका देने वाला बदलाव एयरपोर्ट सिक्योरिटी नॉर्म्स में आया। आप हैरान हो जाएंगे जानकर के 2001 से पहले दुनिया के जो ज्यादातर एयरपोर्ट्स होते थे उन पर ज्यादा सिक्योरिटी चेकिंग नहीं की जाती थी, बस आईडी कई बार चेक करते थे। और जैसा मेटल डिटेक्टर्स आप शॉपिंग मॉल्स में घुसते हुए देखते हैं, उसी तरीके का सिक्योरिटी चेक हुआ करता था एरोप्लेन में बोर्ड करने से पहले। ज्यादा टाइम पहले आना भी नहीं पड़ता था आपको फ्लाइट्स बोर्ड करने के लिए, 15 मिनट आधे घंटे पहले आना काफी होता था। लेकिन 9/11 के बाद से ये सब कुछ बदल गया। आज के दिन फुल बॉडी स्कैनर्स, मैंडेटरी पर्सनल आईडी चेक होता है, पासपोर्ट चेक होता है, बोर्डिंग पास दिया जाता है आपको, आपके पॉकेट्स खाली करने को कहा जाता है, बैग्स भी जब चेक किए जाते हैं तो आपको लैपटॉप्स और बाकी डिवाइसेस को बाहर निकाल के रखना पड़ता है। लिक्विड्स कितने कैरी कर सकते हैं आप एयरक्राफ्ट में, ये भी रिस्ट्रिक्टेड है। और इतनी सारी अलग अलग छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी। दिसंबर 2002 के बाद से एक्सप्लोसिव डिटेक्शन सिस्टम अप्लाई किए गए थे नेशन वाइड, और बाद में बाकी दुनिया में भी किया गया। अर्ली 2003 में पहली बार पायलट्स को हथियार दिए गए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। कॉकपिट डोर्स को रीइंफोर्स किया गया ताकि इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके इन फायर आर्म्स और ग्रेनेड से भी। ओसामा ने हमला करने के पीछे एक्सक्यूज किया था कि यूएस बहुत इंटरफेयर करता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन 9/11 के बाद ये चीज और भी ज्यादा देखने को मिलती है। 9/11 के बाद यूएसए अफगानिस्तान में इन्वेजन करता है इन्हीं टेररिस्ट ग्रुप्स को सीक आउट करने के लिए, जिसकी कहानी आज तक हम होते हुए देख रहे हैं। 20 साल तक यूएसए अफगानिस्तान में रहता है, हालांकि ओसामा बिन लादेन को जरूर मार दिया जाता है, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट होते हैं यूएस टैक्स पेयर के। बहुत से यूएस सोल्जर्स की जानें जाती हैं और बहुत से सिविलियंस मारे जाते हैं इन लड़ाइयों में। इसके अलावा यूएस इराक में भी इन्वेड करता है, और याद रहे कि कैसे ओसामा ने कहा था कि मुस्लिम पर जुल्म सितम हो रहा है, इसलिए मैं ये रिवेंज ले रहा हूँ। 9/11 के बाद से मुस्लिम्स पर अटैक्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक नई लहर देखने को मिलती है जेनोफोबिया के मुस्लिम्स और साउथ एशियंस के अगेंस्ट। सन 2002 में ही 481 हेट क्राइम्स मुस्लिम्स के खिलाफ इंसिडेंट्स होते हैं। इतना ही नहीं, सिखों के खिलाफ भी हेट क्राइम्स होते हैं, क्योंकि बहुत से नेशनलिस्ट लोग डिफरेंस नहीं समझ पाते सिखों की दाढ़ियों में और टर्बन्स में, और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी और टर्बन्स में। ऐसे ही हेट वायलेंस के शायद सबसे पहले विक्टिम थे बलबीर सिंह सोधी। 15 सितंबर को उन्होंने पैसे डोनेट किए थे 9/11 विक्टिम्स के लिए। वो अपने गैस स्टेशन के बाहर एरिजोना में कुछ फ्लावर्स प्लांट कर रहे थे जब इनको मार दिया गया। इनका किलर फ्रैंक अरेस्ट हो गया और आज के दिन लाइफ सेंटेंस सर्व कर रहा है। इसके बाद कुछ सिख लोगों ने अपनी दाढ़ियां भी शेव कर दी और टर्बन्स पहनने बंद कर दिए सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। लेकिन ये मुस्लिम्स और सिख्स के अगेंस्ट, और इनफैक्ट साउथ एशियंस के अगेंस्ट इन जनरल जो भी हेट क्राइम्स थे और अब्यूजेस थे, वो बढ़ते ही चले गए। अमेरिकन के अंदर इन हमलों के बाद जो डर का एहसास बढ़ा, बहुत से लोगों को बिना एविडेंस के उठाकर जेल में डाला गया, टॉर्चर किया गया, एक बड़े स्केल पर ह्यूमन राइट अब्यूजेस देखने को मिले। और जो अमेरिका की आवाम थी वो इसके काफी फेवर में थी, सपोर्ट में थी। उन्हें लगता था कि ये जो भी सर्वेलेंस हो रही है हमारे ऊपर, ये जो भी टॉर्चर किया जा रहा है लोगों को, बेगुनाह लोग पकड़े जा रहे हैं, ये सब जस्टिफाइड है टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करने के लिए।
कई क्रिटिक्स कहते हैं कि अमेरिका की जो वॉर ऑन टेरर थी वो काफी सिनोनिमस बन गई टॉर्चर से। इसकी वजह से बेसिकली हुआ क्या, और भी ज्यादा लोग टेररिज्म का रास्ता अपनाने लगे, गुस्से में या रिवेंज के फॉर्म में। वैसे इस चीज को एक बॉलीवुड फिल्म आई थी काफी पहले, न्यूयॉर्क, जिसमें जॉन इब्राहम और कतरीना कैफ भी थी। इस मूवी ने इसी सिनेरियो को अच्छी तरह से पेश किया। तो इस पूरी कहानी में दोस्तों मुझे एक बड़ा सिंपल सा लेसन दिखता है। एक्सटीरियोरिज्म ब्रीड्स एक्सटीरियोरिज्म एंड एन आई फॉर आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। उसामा ने कहा था, मैं रिवेंज ले रहा हूँ जो यूएसए ने किया उसका, वहां पर कुछ बेगुनाह लोगों को मारकर। अब जब उसामा ने ये कर दिया तो यूएसए अब कहता है, मैं रिवेंज ले रहा हूँ जो उसामा ने किया था उसके बदले। वहां अफगानिस्तान में इन्वेड करके या इराक में इन्वेड करके वहां पर कुछ बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, और जो लोग मारे जाते हैं उनकी फैमिलीज को लगता है कि यूएसए ने हमारे साथ ऐसा किया, अब हम रिवेंज लेंगे कोई टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन करके। तो ये जो कहानी है एक के बदले एक, ये कहानी हमेशा कंटिन्यू रहती है। एंडलेस डाउनवर्ड स्पाइरल है जिसका कोई एंड नहीं। एक टेररिस्ट मारा जाता है, वहां पर एक दूसरा पैदा किया जाता है, और आज के दिन आप देख सकते हैं ओसामा बिन लादेन मारा गया, लेकिन आईएसआईएस नई उभर कर आ गई है, एक ऑर्गेनाइजेशन। हम सब के लिए एक दूसरा लेसन भी है कि कभी भी हुकूमत को कोई टेररिज्म एक्ट को एज एन एक्सक्यूज इस्तेमाल ना करने दें हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए। यूएस गवर्नमेंट ने यूएस सिटीजन को काफी एक्सप्लॉइट किया 9/11 के बाद, ये सर्वेलेंस से और ये अपने पैट्रियट एक्ट से। कभी भी अपने डर में आकर इतने अंधे मत हो जाएं कि रियलिटी ही दिखनी बंद हो जाए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।